नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी बायोलॉजी जो स्टार्ट की गई है। तो आपसे उम्मीद करते हैं भी आपके बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और जैसा कि आप अगर कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और लाइक कमेंट करने की कोशिश करें ताकि आपको रेगुलर ये क्लासें मिल सके। बस कुछ एक वीडियो है जिसके अंदर आप थोड़ा सपोर्ट दे दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, उसके बाद अपने आप, क्योंकि कंटेंट इस तरीके का देंगे कि आपका दिल लगेगा, उसी प्रकार आपके दोस्तों वगैरह का दिल लगेगा। जो भी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, एलपी टेक्नीशियन जिसके पास आईटीआई है, या जो आगे रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं जिसके अंदर भी आपकी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसके लिए आप अब इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। करने के बाद आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपके दोस्तों को या आपके फ्रेंड या सगे संबंधी रिश्तेदार सभी को बढ़िया कंटेंट मिलेगा, तो आपकी सफलता दूर नहीं होगी। इस तरीके से, इस बढ़िया तरीके से आपको साइंस करवाई जाएगी, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। यानी अभी हम बायो स्टार्ट करें, इसमें अच्छा रिस्पांस मिला तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे पैरेलल के अंदर। रेलवे एलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा सौदा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। हमने कंप्लीट किया था ना 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 ना, ना। ठीक। तो आप जैसा कि जानते भी होंगे भी, इस हर क्लास आपकी इम्पोर्टेंट रहती है, तो ये हमने पीछे कंप्लीट किया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साइंस ग्रुप बलवंत के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। और आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो हम एक अलग से ग्रुप बना देंगे जो केवल साइंस का होगा। ठीक है। तो कल हमने इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है उसको कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं केंद्रक से। यानी हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रक क्या होता है। आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को और अगला चैप्टर शुरू करेंगे कल से। कौन सा करना है कमेंट में ज़रूर बताएं। यानी सेल चल रहा है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। यानी जिसको आप कहते हो रे, क्या बोले जी, केंद्रक। क्या कहते हो? केंद्रक। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन जो आया हुआ है और आने की संभावना है वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम से रेलिवेंट डाटा आपको जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक पढ़ाया जाएगा। बेखबर रहिए, बेचिंतित रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाले। केंद्र सबसे पहले 1831 की बात है, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज होती है। किसके द्वारा होती है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज होती है। यानी केंद्रक क्या होता है तो इसकी खोज होती है, ठीक है ना। केंद्रक दोहरी झिल्ली वाला, दोहरी झिल्ली वाला एक प्रकार का कोशिकांग है, ठीक है। दोहरी झिल्ली वाला क्या है? कोशिकांग, यानी दो झिल्ली इसके ऊपर पाई जाती है। सारी बातें एक एक समझेंगे, ठीक है। सामान्यतः कोशिका में, सामान्यतः कोशिका में एक केंद्रक होता है। केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं बहुकेंद्रीय भी होती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय का मतलब यानी एक से ज्यादा केंद्रक भी पाए जाते हैं, बहुकेंद्रीय भी होती है, ठीक है। ये बात भी याद रख लेनी है। क्लियर है? यानी नॉर्मल केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य, ये लिखने की बात नहीं है। और इसके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली के अंदर छोटे छोटे क्या छेद होते हैं। छेद आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस केंद्रक को हम 4 भागों में बांटने वाले हैं, ठीक है ना। यानी केंद्रक अगर विकसित हो, केंद्रक अगर विकसित हो, केंद्रक क्या हो? विकसित हो। और अगर केंद्रक अविकसित हो तो कोशिकाओं को उस आधार पे बांट दिया जाए भी केंद्रक के आधार पे अविकसित हो। तो विकसित केंद्रक जो होती है उस कोशिका को हम यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं।
यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और जिसमें केंद्रक अविकसित हो यानी प्राणी टाइप का प्रिमिटिव जिसमें हो उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यानी नॉर्मल बात करें तो केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, यानी मेरे को ये नहीं है अभी मतलब ज़्यादा स्टूडेंट देखे, मेरे को ये है भी पढ़ने वाले स्टूडेंट देखे उस तरीके से, यानी ऑफलाइन में जिस तरीके का एहसास करते हो उसी तरीके से आपको पढ़ाएं। आनुवांशिक पदार्थ यानी आप अगर कहते हो जी सेल होता है, बोलो होता है। सेल में क्या होता है? बोलो जी वो होता है जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, हाँ जी होता है। जीव द्रव्य का एक भाग होता है केंद्रक। जीव द्रव्य को अलग अलग भागों में बांटे तो केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है जी? केंद्रक द्रव्य होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य होता है। और केंद्रक द्रव्य में क्या होता है जी? क्रोमेटिन होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन आगे जब कोशिका विभाजन के समय टूट जाते हैं तो उसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र का ही भाग एक क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। और डीएनए द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? आरएनए का निर्माण किया जाता है। तो ये सौदा सारा का सारा क्रोमेटिन कहाँ पाए जाते हैं? आप कहोगे केंद्रक में पाए। एक एक बात को अलग से लिखूं इसलिए एक लाइन में सारा सौदा समटा देंगे अपन। जीव द्रव्य के अंदर क्या है? केंद्रक है, यानी कोशिका का अंदर वाला भाग जो है प्रोटोप्लाज्म है उसमें केंद्रक होता है। ठीक है। केंद्रक द्रव्य जो होता है, केंद्रक द्रव्य, ठीक है ना। तो केंद्रक होता है, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य होता है। और केंद्रक द्रव्य में धागे रूपी संरचना होती है क्रोमेटिन। एक एक चीज को पढ़ेंगे। क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम, यानी क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम कहलाते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उस समय टूटते हैं तो क्रोमेटिन को क्रोमोसोम कहा जाता है। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम की अच्छे से स्टडी की जा सकती है। यानी क्रोमोसोम हम कब देख सकते हैं? जब कोशिका विभाजन है। बाकी हम क्या किसको नजर आएगा? क्रोमेटिन नजर आएंगे। क्रोमोसोम का ही एक भाग होता है डीएनए। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। और डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, उसको हम जीन कहते हैं। और डीएनए द्वारा ही आरएनए का निर्माण किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सारा कुछ पढ़ेंगे आज बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है? ठीक है। और केंद्रक क्या है? गोलाकार संरचना है। केंद्रक क्या है? केंद्रक एक गोल कह सकते हो, ठीक है ना, या ओवल शेप या अंडाकार कह सकते हो, या दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार। कल स्ट्रक्चर होता है, संरचना है, ठीक है ना। क्या होती है? संरचना होती है। तो एक बात फिर लिख लो, केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जी। अच्छा, केंद्रक में और क्या होता है जी? डीएनए भी किस में होता है जी? केंद्रक में होता है। आरएनए भी किस में पाया जाता है जी? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। जीन भी किस में पाया जाता है जी? केंद्रक में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है सीधा सिंपल, बहुत ही प्यारा सा और बिल्कुल साधारण क्वेश्चन आपके लिए भी, डीएनए, आरएनए, जीन, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहोगे जी केंद्रक में। और केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है उसको मेन डीएनए कहा जाता है, मुख्य डीएनए कहा जाता है, याद रखना। डीएनए की फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे। इसमें कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, कौन सा पेंटोज शुगर कौन सी पाई जाती है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है। अब यहां पर मैं एक बात बता देता हूं आपको, केंद्रक को 4 भागों में बांटा जा सकता है। के 4 भाग, बस बन गई बात। माफ करें। ये बना दिया केंद्रक। ठीक है। तो ये जो ऊपर दिखाई दे रही है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, ठीक है ना। केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कह देते हैं इसको। यानी ये कौन सी झिल्ली है? दोहरी है।
किस तो कौन सी झिल्ली है, दोहरी, यानी एक और दो। ठीक है, ये होते हैं न्यूक्लियस पोर। न्यूक्लियस पोर यानी केंद्रक छिद्र, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, दो चीजें तो हो गई आपकी, यानी ऊपर वाली झिल्ली बनाई आपने, और ये क्या है, छिद्र है। क्या है, छिद्र है। तीसरी बात, इसके अंदर जो पूरा का पूरा सौदा है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म, यानी केंद्रक, केंद्रक द्रव्य। द्रव्य मतलब है पदार्थ, ठीक है ना, तो केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी संरचनाएं मिलती है, ऐसी ऐसी संरचनाएं मिलती है, ऐसी ऐसी इस प्रकार की इसके अंदर संरचनाएं आपको देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं, बोलो जी क्या, क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन धागे जो है, क्रोमेटिन थ्रेड बोल सकते हो, यानी क्रोमेटिन धागे। ठीक है ना, ये धागे हैं। अब क्रोमेटिन का ई भाग है, उसको हम क्या कहेंगे, बोलो जी क्रोमोसोम। ठीक है ना, क्रोमोसोम के ही भाग को हम क्या कहेंगे, डीएनए, और डीएनए से के भाग को क्या कहेंगे, जीन, और डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। तो ये सौदा कहाँ पे पड़ा है, इसके अंदर। अब मान लो, अब मान लो एक साइट है, यहाँ पर जहाँ पर आरएनए का निर्माण, मान लो यहाँ पे आरएनए का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आरएनए का निर्माण हो रहा है। तो आरएनए का निर्माण जहाँ पे हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो, न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका। कहाँ क्या कहते हैं, केंद्रिका। तो ये भाग हो गए, एक भाग केंद्रक कला, दूसरा भाग न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा भाग है क्रोमेटिन, और चौथा भाग आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। एक एक को अलग से पढ़ेंगे, बात समझो और दिमाग पे जोर डालो। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। सामान्यतः कोशिका में केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं जो होते हैं एक से ज्यादा केंद्रक भी रखती है, उन्हें बहुकेंद्रिक कोशिकाएं कहते हैं। केंद्रक अगर विकसित है तो यूकेरियोटिक है, अगर केंद्रक अविकसित है, प्रिमिटिव टाइप का है, पुराने टाइप का है, जिसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। केंद्रक के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आपका डीएनए, जीन, गुणसूत्र, ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। जो आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ, यानी सेल है, सेल का छोटा सा भाग है, सेल एक बड़ा भाग है मान लो। सेल के अंदर क्या है, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के अंदर एक केंद्रक, और केंद्रक में क्या है, केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का भाग एक डीएनए है, और डीएनए को एक छोटा सा भाग क्या है, जीन है, यानी डीएनए को हम, डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण होता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे आपके सामने, ऐसे खोल के रखेंगे, वाह मजा आ जाएगा। ठीक है, और एक बात यहां से और याद रख लेना, एक बात मेरे को और बतानी थी, केंद्रक, ठीक है, डीएनए आरएनए चलो हो गया। यहाँ पर लिखा भी है, गोलाकार संरचना होती है, ये होता है दीर्घवृत्ताकार एक संरचना है। क्लियर है, अब देखो आगे, अब आएगा ना मजा बीड़ू, है ना। देखो एक एक चीज को समझते हैं, कमेंट लाइक शेयर है ना, थोड़ा सा अपनी तरफ से कर देना, आपका भला होगा रे, आपका भला होगा, क्योंकि ठीक है, यानी चार भाग किसके, केंद्रक के, किसके, केंद्रक के। ठीक है, पहला भाग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट बना के चीजों को। पहला भाग लिख लेता हूं मैं, केंद्रक कला। क्या लिख लेता हूं मैं, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां से भी क्वेश्चन आता है और बहुत बढ़िया तरीके से आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आपसे पूछे तो कोशिका के केंद्रक के चारों ओर के झिल्ली। ठीक है, यहां पर एक बात रह गई, लिख लेना, जंतु कोशिका का
जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है ये, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है, तब आपका आंसर रहेगा ये। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है। चारों ओर की झिल्ली, ठीक है ना, चारों ओर की झिल्ली को क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोहरी परत या दोहरी झिल्ली होती, परत की होती है। क्लियर है? और इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस जो बनी होती है ना, ये किसकी बनी होती है? तो यह है लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यानी आप कहोगे लिपो, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिपो प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। यानी ये किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। क्वेश्चन करेंगे तब ये क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रीवियस ईयर के अंदर भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विकेंद्रक कला जो है वो किससे बनी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेम्ब्रेन का है। ठीक है ना, आपसे पूछेगा। ठीक है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली छिद्र कह देते हैं, न्यूक्लियर पोर कह देते हैं, केंद्रक छिद्र कह देते हैं। केंद्रक छिद्र यानी न्यूक्लियर पोर कह देते हैं। तो केंद्रक छिद्र क्या करते हैं? बोलो जी हाँ बताओ। तो ये करते हैं कोशिका द्रव्य व, ठीक है ना, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, पदार्थों का आदान प्रदान प्रदान करते हैं। और इस पोर से क्या जुड़ी होती है? तय जालिका जुड़ी होती है। देखो एक बार समझ लो क्योंकि समझना जरूरी है। मान लो इसके अंदर सौदा है, इसमें आरण्य बन रहा है, बन रहा है, केंद्र केंद्र क्या बन रहा है? आरण्य बन रहा है। अब इस आरण्य को अगर बाहर जाना हो तो कोई जगह चाहिए इसको जाने के लिए। झिल्ली ऐसे तो जाने नहीं देगी। तो आरण्य क्या होगा? इस छिद्र के माध्यम से किस में चला जाएगा? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य से प्रोटीन आना है, मान लो इसके निर्माण के लिए, इसके रखरखाव के लिए प्रोटीन आना है, तो वो किसके माध्यम से आएगा? बोलो जी, आ जाएगा, जैसे भी आएगा इधर से आएगा, अंदर चला जाएगा। तो यानी छिद्र के माध्यम से क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। शांति रखनी पड़ेगी अगर आपको सीखना है तो। रट्टा मारना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको सीखना है और ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहे तो आपको टाइम लगेगा। एक एक चीज़ को समझा के बताया जाएगा, टेंशन नहीं लो आप। ठीक है, हो जाएगा। तो केंद्रक छिद्र, तो केंद्रक कला, ठीक है। और जिस पर केंद्रक झिल्ली सही से पाई जाती है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार अलग अलग जगह। केंद्रक झिल्ली, अगर केंद्रक झिल्ली विकसित है, केंद्रक झिल्ली विकसित है तो उसको क्या कहेंगे? विकसित केंद्रक कहेंगे। ठीक है ना, डेवलप यानी एडवांस डेवलप्ड। अविकसित है तो उसको हम क्या कहते हैं? अविकसित है तो उसको हम क्या कहते हैं? भी ये एक प्रकार का अनडेवलप जो है केंद्रक है। ठीक है, तो अगर केंद्रक झिल्ली विकसित है उस कोशिका को, बोलो जी पीछे भी लिखाया था, अरे दोनों जगह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, नहीं लिखाने में तो हमें भी जोर आता है भैया। और जिसमें अविकसित केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यानी अगर केंद्रक झिल्ली विकसित है तभी तो केंद्रक विकसित है। यहाँ पर आपने लिखा भी केंद्रक झिल्ली विकसित है तभी तो केंद्रक विकसित है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। अगर केंद्रक झिल्ली अविकसित है यानी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है या मतलब पाई नहीं जाती, तो उसको हम क्या कहते हैं? अविकसित है तो प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात थी, समझ में आ गई आपको? ठीक है, दूसरा आपका पार्ट है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो
प्लाज्म या न्यूक्लियर प्लाज्म भी कह देते हैं, यानी केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो आप लिखो केंद्रक द्रव्य एक प्रकार की मान लो पारदर्शी कोलाइड संरचना है, पारदर्शी कोलाइड संरचना है। ठीक है, कोलाइड संरचना है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो इसके अंदर क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। इसमें क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। यानी आपसे पूछे भी केंद्रक जो है उसके झिल्ली के अंदर का संपूर्ण भाग क्या कहलाता है, कोशिका के झिल्ली के अंदर का संपूर्ण भाग जीव द्रव्य कहलाता है। उसी प्रकार केंद्रक झिल्ली के अंदर संपूर्ण भाग जो है वो क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक द्रव्य जो मोस्ट ऑफ जो संरचना है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो कोलाइड प्रकार की पारदर्शी द्रव्य है, लेकिन इसके अंदर ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। धागे क्या होते हैं ये बाद में पढ़ेंगे, बस खत्म। ठीक, इसके बाद आपका आता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है ना, यानी जिसको आप हिंदी में बोलते हो केंद्रिका। केंद्रक और केंद्रिका में फर्क है। ठीक है, सबसे पहले 1781 की बात है, किसने खोज की थी इसकी, फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। तो केंद्रिका की खोज किसने की, तो फोंटाना ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बोला जी ठीक है। ठीक है, तो ये एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक केंद्रक में गोलाकार संरचना है, बीचों बीच पाई जाती है गोलाकार संरचना है। एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है। ठीक है ना, मेन डिपेंड करता है वो कोशिका कहाँ की है। ठीक है, यानी उस जगह को हिंदी में लिखता हूँ ये साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, यानी उस जगह को केंद्रिका, जोर दे के लिख रहा हूं इस बात को, उस जगह को केंद्रिका कहा जाता है, कहा जाता है। उस जगह को केंद्रिका कहा जाता है जहां पर डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण होता है, जहां पर डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। यानी एक स्पेसिफिक जगह जहां पर डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है, डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण हो रहा है, उस जगह को ही केंद्रिका कहा जाता है। यानी उस जगह को केंद्रिका कहा जाता है जहां पर डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण हो रहा है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। यानी एक स्पेसिफिक जगह है जहां पर मान लो ये जगह मान लो केंद्रक है। ठीक है, और यहाँ पर आरएनए बन रहा है, यहाँ पर डीएनए द्वारा क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। ठीक है, ये डीएनए है और डीएनए की एक लड़ी से क्या है, आरएनए निकल रहा है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, केंद्रिका कहते हैं। क्लियर हुआ, यानी केंद्रिका क्या है, तो ये आरएनए का संश्लेषण होता है, जहां पर आरएनए का निर्माण होता है, जहां पर केंद्र के अंदर, तो उस जगह को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। खोज किसने की थी, फोंटाना। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन, 85%। ठीक है, फिर इसके अंदर पाया जाता है आपका प्रोटीन 85%, आरएनए पाया जाता है इसमें 10%। आरएनए कितना, 10% पाया जाता है। आरएनए कितना पाया जाता है, 10%। ठीक है, तो 85 और 10 95 हो गए। और डीएनए भी इसके अंदर कितना पाया जाता है, 5%। यानी वो सौदा तो आरएनए डीएनए का, ये प्रोटीन से ये सौदा निर्माण होगा। हमारे हर शरीर के अंदर जो भी कोशिका का निर्माण हो रहा है, कोशिका के अंदर प्रोटीन पाया जाता है।
ठीक है ना। कोई भी चीज़ का निर्माण होगा, कोई चीज़ हम देख पा रहे हैं प्रोटीन के कारण देख पा रहे हैं, हमारे बाल है वो भी प्रोटीन के, हमारी त्वचा है उसमें प्रोटीन है, तो यानी जो सौदा मेन है उसी प्रकार का प्रोटीन तैयार करेंगे। आगे आरएनए डीएनए वगैरह मिलके जीन वगैरह किससे प्रोटीन तैयार करते हैं हमारे शरीर में, और किस प्रोटीन की हमें आवश्यकता होती है, तो वो सारा डिपेंड करेगा। तो प्रोटीन हर सौदे में ज़्यादा है यहाँ पे लगभग, तो प्रोटीन 85% है। आरएनए का निर्माण हो रहा है, आरएनए 10 है, और उसका एक छोटा सा भाग बताऊंगा मैं आपको कैसे आरएनए का निर्माण होता है। एक लड़ी से ऐसे निकलता है छिपकली की तरह ना, तो वो 5% क्या है, डीएनए भी पाया जाता है। याद कर लेना, काम आएगा फ्यूचर के अंदर आपका भविष्य बनाने में। क्लियर है। टाइम लगता है सीखने में, टाइम लगता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे फिर लिख देता हूँ मैं, केंद्रक को क्या कहा जाता है, बोलो जी, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे, एक क्वेश्चन है कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी केंद्र को क्या कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है। बेसिक क्वेश्चन रह जाते हैं। कोशिका का, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, नियंत्रक भी कहा जाता है। यानी कोशिका को कंट्रोल करने वाला कौन है रे, कोशिका को कंट्रोल करने वाला जो है वो केंद्रक है, क्योंकि हमारे शरीर में हमें कंट्रोल करता है दिमाग, उसी प्रकार से कोशिका को कंट्रोल करता है केंद्रक, तो इसीलिए केंद्रक को दिमाग कहा जाता है या नियंत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी जिसको आप नोट कर लेना। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से पूछ लेगा। अब चौथा भाग आ जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन चौथा भाग आ गया क्रोमेटिन केंद्रक का। देखो क्रोमेटिन क्या है, धागे नुमा संरचना है, धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा संरचना होती है। धागेनुमा संरचना होती है जो किसमें पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक है द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली संरचना है धागेनुमा संरचना। और अगर पूछे क्रोमेटिन किससे बने होते हैं, तो आप कहोगे जी डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, डीएनए और स्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, स्टोन प्रोटीन से, यानी डीएनए और स्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या बने होते हैं, क्रोमेटिन। धागे नुमा संरचना, धागे से केंद्र पड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन जब होता है ना, विभाजन के समय, बोलो जी हाँ, अरे कोशिका विभाजन है, जानते हो क्या, कोशिका का टूटना, बोले जी हाँ, समय क्रोमेटिन टूट जाते हैं। बोलो जी हम भी टूट गए, पेपर देख के टूट जाते हैं। तो उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, गुणों का सूत्र है ना, गुणसूत्र कहा जाता है। तो गुणसूत्र कुछ नहीं है, गुणसूत्र सब कुछ है, लेकिन वो को है क्या, आपकी कोशिका विभाजन नहीं कर, रेस्ट में पड़ी हुई है, मतलब रेस्ट फेज के अंदर है वो। ठीक है, नोट फेज, रेस्ट फेज बोलते हैं, उसके अंदर पड़ी हुई है, कोई विभाजन की प्रक्रिया नहीं चल रही, मस्त अपने खा पी के मस्त हुई पड़ी है। तो उस समय हमें सिर्फ क्रोमेटिन नजर आते हैं, और क्रोमेटिन ही नजर आते हैं। अब कोशिका विभाजन जब शुरू होता है ना, तो उस समय क्रोमेटिन क्या हो जाते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद प्रत्येक टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। तो क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय ही देख सकते हैं आप। क्रोमोसोम कब देख सकते हैं, कोशिका विभाजन के समय ही देख सकते हैं, मेटाफेज के अंदर। इसकी स्टडी करने का सबसे बड़ा जो और सबसे समय जो है वो कौन सा फेज है, अच्छा समय वो है मेटाफेज माना गया है। तो मेटाफेज किसका, कोशिका विभाजन का पढ़ेंगे आप, सारा फेज, एनाफेज, मेटाफेज, एलोफेज, सारा कुछ, टेलोफेज सब पढ़ेंगे। बोलो जी सिस्टम हिलाओगे आप, तो सिस्टम हिलाएंगे भैया, बस
तो बस क्रोमेटिन का इतना ही। बने किससे होते हैं? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं गुणसूत्र। मैं 4 बातें गुणसूत्र की लिखूंगा। गुणसूत्र का स्पेशल एक लेक्चर होगा, क्योंकि गुणसूत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1-1.5 घंटा गुणसूत्र पे ही चलेगा। किसमें कितने पाए जाते हैं? मच्छर में 6 पाए जाते हैं, मक्खी में कितने 12 पाए जाते हैं, ठीक है, मटर में 14 पाए जाते हैं, मानव के अंदर 46 पाए जाते हैं, चिंपैंजी आलू इसके अंदर कितने पाए जाते हैं। तो सारे के सारे पढ़ेंगे यहाँ पर, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक अलग लेक्चर लूँगा। लेकिन बेसिक चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बता दूँ, ताकि आपको भविष्य में आपका भविष्य बनाने के काम आएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो एक बार फिर एक चीज़ को दोहराते हैं यहाँ पर। क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। सेल में क्या है? केंद्रक है। सेल में क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर क्या है? केंद्रक द्रव्य है। सीधा मैं लिखूंगा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ना लिख के मैं क्रोमेटिन लिखूंगा, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन ही टूटे तो उनको क्या कहा गया? क्रोमोसोम कहा गया, सोम कहा गया। ठीक है ना। और क्रोमोसोम का ही भाग होता है डीएनए। ठीक है, और डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। पता चल गया हमें? पता चल गया। एक शरीर है, उसमें अंगों का तंत्र है, और अंगों के तंत्र में अंग है। अंगों के अंदर क्या है? उत्तक है। उत्तक के अंदर सेल है, और सेल के अंदर क्या है जी? प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या है जी? केंद्रक के अंदर क्या है? तो केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए का ही भाग जीन है। तो सारी सुविधा, यानी जीन से चले हो, जीन से बना डीएनए, डीएनए से बने क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जब जुड़ते हैं तो क्रोमेटिन, क्रोमेटिन किस में पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव्य में। और केंद्रक द्रव्य जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? बताइए। केंद्रक द्रव्य जो पाया जाता है केंद्रक के अंदर, केंद्रक किस में पाया जाता है? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य किसका भाग है? कोशिका का। कोशिका किसका भाग हो गया? उत्तक का। तो इस प्रकार से संरचना बन जाती है। छोटी छोटी चीजें आपको बता दी जाएगी, आप टेंशन न लो। आप लिखो क्रोमोसोम। क्या लिखोगे? क्रोमोसोम। क्या लिखोगे? क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र। तो एक क्वेश्चन आपका आता है, गुणसूत्र क्या है? एक धागे नुमा संरचना है। क्या है? कि धागे नुमा संरचना होती है। क्या होती है? धागे नुमा एक संरचना होती है। ठीक है ना। कोशिका विभाजन के समय नजर आती है। कोशिका विभाजन के समय देखा जा सकता है। इसको कब देखा जा सकता है? कोशिका विभाजन के समय देखा जा सकता है। ठीक है ना। क्रोमेटिन के टूटने से बनती है, आपको ये बात पहले लिखा दी मैंने। देखा जा सकता है। और कोशिका विभाजन में किस फेज के अंदर? मेटाफेज में। कोशिका विभाजन के किस फेज में इसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है ना। तो कोशिका विभाजन का कौन सा फेज होगा? मेटाफेज, याद रख लेना। तो मेटाफेज के अंदर इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो मेटाफेज में इसका अध्ययन किया जाता है, याद रखना। ठीक है ना। सारी चीजें बताऊंगा वहां पर, क्रोमोसोम जो पढ़ेंगे, मोटी मोटी बातें आपको बता दूंगा। इसकी खोज की थी स्ट्रासबर्ग ने। ठीक है ना, स्ट्रासबर्ग ने। और इसको नाम दिया था, थोड़ा सा याद रखना, वाल्डेयर ने। स्ट्रासबर्ग नहीं आए तो वाल्डेयर के साथ चले जाओगे। नाम किसने दिया था? वाल्डेयर ने। ठीक है ना। अगर स्ट्रासबर्ग ऑप्शन में नहीं है तो आप वाल्डेयर को सही मानोगे। खोजकर्ता कौन है? वाल्डेयर। और 99% आपको आंसर मिलेगा, खोजकर्ता वाल्डेयर ही मिलेगा। ठीक है, तो वाल्डेयर ने इसकी खोज की थी। क्लियर है। तो कोशिका विभाजन के समय इसका क्या किया जा सकता है? अध्ययन किया जा सकता है। गुणसूत्र जो होते हैं अलग अलग संख्या होती है, जोड़े में पाए जाते हैं, फलानी फलानी दिगड़ी दिगड़ी बातें करते रहेंगे। तो ये होते हैं क्रोमेटिन। ठीक है। और ये जो बने होते हैं ना, तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्टोन प्रोटीन व डीएनए से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? स्टोन प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं। गुणसूत्र को आनुवंशिक वाहक भी कहा जाता है। ठीक है ना। हेरिडिटी व्हीकल या आनुवंशिक वाहक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मुझे भी नहीं पता, वाहक कहा जाता है।
अनुवांशिक वाहक कहा जाता है, क्योंकि मैं इसको अलग से पढ़ाना चाहता हूँ। इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो आपको मतलब बुक्स के अंदर इकट्ठे नहीं मिलेंगे इस तरीके से, क्योंकि पढ़ा पढ़ा के इतना इकट्ठा कर लिया डाटा, एक जगह लेके आए उसको खिसका के, ठीक है ना, ताकि आपको मज़ा आए। ठीक है, तो अनुवांशिक वाहक का मतलब हो गया अभी अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आपके दादा भी गंजे थे, आपके पापा भी गंजे हो गए थे, और अभी आपका नंबर आप भी गंजे हो जाओगे, यानी ये क्या है, अनुवांशिक गुण है। यानी किसी को मान लो शुगर थी, किसी के दादा को शुगर थी, और वो शुगर किस में आ गई, पापा में आ गई, पापा से आप में आ गई। कोई आपने रोग देखा आपकी पीढ़ियों में चलता आ रहा है, तो वो रोग भी किसके साथ है, अनुवांशिक है। तो वो लेके कौन आया, वाहक। वाहक का मतलब ले जाने वाला, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं ट्रक, सामान को ले जाना है, तो उसी प्रकार एक ट्रक की तरह ही गुणसूत्र है जो क्या लेके जाएगा, आपके अनुवांशिक गुणों को आपकी अगली पीढ़ी के अंदर लेके जाएगा। आपकी हाइट आपके पापा से, आपके चेहरा, आपकी चमड़ी, आपका रंग, ठीक है ना, आपके बाल, आपके सुनहरे बाल, आपकी आंखें, आपका मतलब सारा स्ट्रक्चर जो है आपके पापा या मम्मी से मिलता हुआ नजर आएगा आपको। तो वो कौन लेके जा रहे हैं, गुणसूत्र लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहे हैं, गुणसूत्र लेके जा रहे हैं। गुणसूत्र में भी कौन लेके जा रहे हैं, डीएनए। डीएनए के अंदर कौन लेके जा रहे हैं, जीन। तो वो चीजें आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अनुवांशिक वाहक कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र, दो बातें यहाँ पे आएगी मेरे को लगता है, बाकी हम अगले पेज पे इसका डिस्कस नहीं करेंगे। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ाऊंगा मैं गुणसूत्र के बारे में, आप टेंशन मत लो, बस आप फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यानी जोड़े में पाए जाते हैं और जोड़े में होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर 22 जोड़े प्लस एक लिखते हैं आप, अब यहाँ आएगा नहीं, ठीक है ना, अब यहाँ आएगा नहीं, 22, यानी टोटल जोड़े पूछे तो 42 और गुणसूत्र कितने हैं, संख्या पूछे तो 46 गुणसूत्र है, ठीक है। जिसमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और 2 गुणसूत्र जो होते हैं एलोसोम होते हैं। क्या होते हैं, एलोसोम होते हैं, ठीक है ना, एलोसोम होते हैं। अब एक्स एक्स वाई वाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे भाई, ठीक है, सीधी बात है। महिला में एक्स एक्स पाए जाते हैं, एक्स वाई, ये मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ उस दिन चैप्टर होगा हमारा गुणसूत्र, 1-1.5 घंटे तक चलेगा, और आपको गुणसूत्र के बारे में जितनी भी आपकी जानने की इच्छा है वो सारी की सारी आप तक पहुंच जाएगी। एक बार मेरे को ये सेल चैप्टर आज खत्म करना है, क्योंकि गुणसूत्र एक अलग टॉपिक बन सकता है, बनाए तो उसको, है ना, तो हो जाएगा। तो ये हम स्पेशल लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी आपका सपोर्ट, आपका प्यार बना रहे तो हम कुछ भी कर जाएंगे। अगर लेक्चर में दम ना हो तो भी कमेंट में लिख देना, कोई दम नहीं है सर, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल भी पढ़ने में कुछ नया सीखने को नहीं मिला, ऐसे ही टाइम खराब कर दिया, ऐसा कुछ भी लिख देना आप, अगर मज़ा नहीं आए तो, ठीक है ना। क्योंकि आप जो पढ़ाया है ना उस पर विश्वास और उम्मीद दोनों के साथ खरे उतरेंगे। ये नहीं है भी विश्वास, जो आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट डाटा पढ़ाया जाएगा, एक्यूरेट कंटेंट पढ़ाया जाएगा। कोई भी कुछ भी कह के पढ़ाता हो आपको, लेकिन आप सिंपल वे में, ठीक है ना, बिना कोई फालतू की बातें करे, बिना कोई एक्स्ट्रा बातें किए हुए आपको कंटेंट को समझा के आपके दिमाग में बैठा देंगे। और ये सेल है, थोड़ा सा मान लो सेल हो गया, 2-4 टॉपिक ऐसे भी हैं जो बोरिंग है, बाकी जैसे पाचन तंत्र पढ़ेंगे, अपने बारे में पढ़ रहे होंगे, क्या बात है, इतना मज़ा आएगा। हड्डियाँ गिनेंगे, उंगलियों पे याद करवा दूंगा, उंगलियों पे हड्डियाँ। हड्डियाँ भूल जाओ ना जीवन में तो बता देना, अपनी प्रेमिका को भूल सकते हो लेकिन हड्डियाँ नहीं भूलोगे, ठीक है ना। और बायोलॉजी से इतना प्यार हो जाएगा भी, आपका जो प्रेम है ना दूसरों की तरफ कम हो जाएगा धीरे धीरे। आप बस बने रहिए, टाइम तो लगता ही है प्यार में ना, पहले दिन ही आप मतलब इतने खतरनाक अटैचमेंट हो जाता है कि हम मर देंगे आपके लिए, मर जाएंगे, मार देंगे, टाइम लगता है। बस थोड़ा सा टाइम मेरे को दो, उसके बाद मैं देखता हूँ आपको, ठीक। अब हमने पढ़ा भी मामला होता है डीएनए आरएनए। तो डीएनए का आप पोस्टमार्टम करते हैं आप, उसके अंदर क्या पाया जाता है और किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आरएनए का पोस्टमार्टम करते हैं, यानी अब आधा घंटा चलेगा डीएनए आरएनए, और उसके बाद कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। डीएनए, डीएनए से पहले मैं एक बात लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन आया था, न्यूक्लिक एसिड,
एसिड, नाभिकीय अम्ल, अम्ल शब्द प्रयोग होता है, तो उसके लिए मैंने एक शब्द बनाया। ठीक है, फिर नाभिकीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। लिख दोगे? नाभिकीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए, यानी एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, तो इस बात को लिख लो। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब कम ऑक्सीजन, ठीक है ना, डीऑक्सी। ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो, यानी इसके अंदर शर्करा कौन सी है? राइबोस शर्करा है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड शब्द आ गया, न्यूक्लिक एसिड यानी नाभिकीय अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी हटा दिया तो इसको बन जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है, इसकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यानी राइबो दोनों में आ रहा है, इसमें डीऑक्सी का क्या मतलब है अब समझेंगे ना। ठीक है ना, ठीक। तो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक। चलो ये छोड़ दो, ये बात कोई मजा नहीं आएगा, ये थोड़ी देर में पढ़ा दूंगा मैं आपको ना। तो ये फंडा तो हो गया क्लियर। यानी आपसे पूछ ले नाभिकीय अम्ल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से केंद्रक में ही पाए जाते हैं। केंद्रक के पाए जाते हैं जिसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए होता है। क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है। ठीक, शब्द लिखता हूं मैं डीएनए, और डीएनए का सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन है वो करवा देता हूं ताकि आपका दिमाग क्लियर हो जाए। ठीक है, यह है, ओ पहले आपने याद किया होगा, इसकी खोज वाटसन व क्रिक ने की थी। ठीक है ना, वाटसन व क्रिक ने की थी। क्रोमोसोम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है। सोम में धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, और वाटसन और क्रिक ने खोजा कि ये क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। क्या होता है? डबल दोहरा हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। अब इसके बाद भी खोजा गया, अभी ये डबल भी है लेकिन रिवर्स है, डबल हेलिक्स मॉडल है, तो याद रख लेना ये रिवर्स डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है ना, पहले तो डबल हेलिक्स मॉडल खोजा गया लेकिन बाद में इसको खोजा गया, अभी रिवर्स प्रकार का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने की थी, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, डीएनए को कोड को तोड़ने का काम, जो कोडिड होता है इसको तोड़ने का काम जो किया, उसको समझने का काम किया था हमारे देश के वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो कोड को तोड़ने का काम किसने किया था? अभी कोड को पढ़ने का, उसको समझने का काम किया था हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? इसका क्वेश्चन आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट डीएनए, तो विल्किंस ने किया था। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी इसकी किसने की थी? तो आपका आंसर आता है विल्किंस। विल्किंस तो किसने की थी? विल्किंस ने की थी। बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, और नया नहीं है ये तो पुराना ही है लेकिन आया हुआ पेपरों में। ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव की सभी जानकारी, जीव की सभी इंफॉर्मेशन जो होती है, सभी जानकारी डीएनए में स्टोर या संचित रहती है, संग्रहित रहती है, यानी आपके डीएनए से पता लगाया जा सकता है अभी किस प्रकार के है।
ठीक है ना। भी आपके अंदर किस प्रकार की जानकारी का मतलब शरीर की जानकारी, भी इसमें कोशिका किस प्रकार की होगी, इसमें बाल किस प्रकार के होंगे, बाल का डीएनए चेक करके भी रेपिस्ट वगैरह का, चोरी करने वाले का, या कोई बलात्कारी है या क्रिमिनल है उसका पता लगाया जा सकता है भी ये डीएनए किसका है। तो यानी डीएनए सभी का मैच नहीं करता, किसी आपस में मैच नहीं करता, तो डीएनए के अंदर क्या रहती है, आपके पूरे शरीर की जानकारी रहती है। ठीक है, पूरे शरीर की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्रिंट, यानी पूरा प्रिंट है, एकदम साफ साफ प्रिंट। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल क्लीन प्रिंट है, अभी आपके बारे में ही बताएगा वो सीधा सीधा, दूसरे के बारे में। आपका डीएनए सीधा आपका ही डीएनए है, किसी दूसरे के डीएनए से मैच नहीं करेगा। मैच कुछ ऐसा करेगा जो आपकी वंशज है, जो आपकी पीढ़ियां है, जो आपके दादा परदादा, लड़का है, ठीक है, बेटी है, बेटा है, कोई भी, मान लो आपकी पीढ़ियां आपके खून से थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, बाकी आपका डीएनए पूर्ण तरीके से किसी से मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, रेपिस्ट या बलात्कारी, बलात्कारी व क्रिमिनल को क्या बोलते हैं, लड़का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो डीएनए टेस्ट, एक तो बलात्कारी का पता लगाया जा सकता है, अभी बाल वगैरह या कोई भी वगैरह, मतलब वहां पर उसकी चीज़ छूटी है तो उससे उसका डीएनए मैच करवा के देखा जाता है। तो वहां से क्या हो जाता है, जैसे फोरेंसिक वाले जब उठा के घूमते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें उठाते हैं, ठीक है ना, फिर उसको लेब के अंदर भेज देते हैं डीएनए टेस्ट के लिए। तो वहां से पता चलता है भी हाँ ये बंदा यहाँ मौजूद था, यानी कुछ ना कुछ तो टूट के गिरेगा इतने बड़े शरीर से। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट में पता लग जाएगा भी यहाँ पर वो बंदा मौजूद था। दूसरा बात है भी कोई क्रिमिनल है, उससे मतलब चाकू मारा मान लो, तो हो सकता है उसका कोई मांस का टुकड़ा ही वहीं रह गया हो, तो उसके ऊपर ही डीएनए, यानी एक छोटा सा बाल का छोटा सा टुकड़ा भी अपना अपना डीएनए रखेगा। ठीक है, तो उससे पता लग जाएगा। कोई बंदा ये कह दे फलाना अमीर आदमी है, उसे कहते मैं, ये तो मेरा बाप है। ठीक है, भी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कह दे नहीं मैं तो तेरा नहीं हूँ, मैं तो तेरा पापा ही नहीं हूँ, तूने कैसे कह दिया, तो फिर उस पर झगड़ा हो जाता है। भी हो सकता है अमीर आदमी की जायदाद हड़पने के लिए उसने कह दिया हो, लेकिन फिर क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो उससे क्या होता है, पिता का पता भी लगाया जा सकता है भी ये इसका है या नहीं है। डीएनए मैच नहीं करेगा, मान लो अगर वो किसी दूसरे का लड़का होगा तो डीएनए उसके मैच करेगा, जिसको कहा है उससे मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, इसका मतलब वो गलत साबित हो जाता है। तो डीएनए टेस्ट से उसके वंशज का पता लगाया जा सकता है, किसका, वंशज का पता लगाया जा सकता है, आपके वंशज का भी। क्लियर है, तो डीएनए ये होता है, डीएनए 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 हो गया, बहुत होगा डीएनए के बारे में, तो इसलिए इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। जीव की सभी जानकारी डीएनए में होती है। अनुवांशिक पदार्थ भी होता है, ये क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें और लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, डीएनए में डिऑक्सी राइबो, डिऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शुगर पाई जाती है। ठीक है, पहले लिख देता हूँ फिर समझ लेंगे, पाई जाती है। ठीक है, और शुगर के अंदर कौन, कितनी शुगर होती है, तो 2 पेंटोज शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 2 पेंटोज शुगर पाई जाती है। ठीक है ना, 2 पेंटोज शुगर इसके अंदर क्या है, पाई जाती है। क्लियर है। और पेंटोज का मतलब क्या है, पेंटोज का मतलब होता है एक्सो, पेंटोज, टेट्रा, ठीक है, ट्राई, डाई। तो इसका मतलब होता है जैसे पॉलीसैकेराइड शुगर हम पढ़ते हैं, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं पेंटोज शुगर भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड पढ़ते हैं हम, डाइसैकेराइड पढ़ते हैं, तो वहां पर ये है एक पेंटोज का नाम भी आएगा, आप देखोगे तो पेंटोज का मतलब है 5 कार्बन है इसके अंदर, कार्बन के आधार पर इनके नाम रखे जाते हैं। C6H12O6 की जगह यहाँ पे C5 है। C5 का मतलब कार्बन कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो इसलिए इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। तो राइबोस डीएनए आरएनए में कैसी शुगर पाई जाती है, पेंटोज शुगर पाई जाती है। और पेंटोज शुगर का ही भाग है डिऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे कहा जाता है। डिऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन की कमी है, पेंटोज शुगर में भी एक ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, तो उसको हम डिऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन डीऑक्सी, डी का मतलब कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है ना। तो डीएनए में क्या पाई जाती है, पेंटोज शुगर। धीरे धीरे याद होगा, ये थोड़ा सा सिस्टम है ना हैंग करने वाला है, ठीक है। पेंटोज शुगर पाई जाती है, क्लियर है। डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड प्रकार की संरचना है। ये क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड प्रकार की संरचना है, क्लियर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डीएनए को अलग से खोल के बताता हूँ, थोड़ा सा देखो, एलिक्स मॉडल है और अब तक तो चलेगा, टेंशन मत लो। आरएनए कुछ लंबा नहीं है, मैंने लिखा है यहाँ पे डीएनए, आप लिखोगे डीएनए, ठीक है। डीएनए को तोड़ा जाए तो डीएनए के अंदर एक निकलती है, ठीक है, पेंटोज शुगर। डीएनए को अगर तोड़ा जाए तो इसके अंदर क्या निकलती है, पेंटोज शुगर निकलती है, ठीक है ना, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर इसके अंदर किस प्रकार की है, तो आप कहोगे डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डिऑक्सी राइबोज शुगर है इसके अंदर। कौन सी शुगर है, डिऑक्सी राइबोन शुगर है, ठीक है। अगर पेंटोज शुगर की बात करें तो कितनी पेंटोज शुगर पाई जाती है, एक पेंटोज शुगर पाई जाती है। मैं सारा कुछ यही लिख देता हूँ, आपको समझ में आ दे, कुछ चीजें समझ लेना, ठीक है ना। और पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन पाए जाते हैं इसमें, 5 कार्बन पाए जाते हैं, तो इसे पेंटोज कहते हैं आप, ठीक है ना, याद रह जाएगा। ताकि थोड़ा सा इसको खोल के बताया जाए ना, तो ये चीजें कम से कम इतना तो बता दूं तो इतना याद नहीं रहेगा, इतना बताऊंगा तो इतना तो याद रख ही पाओगे, है ना। दूसरा डीएनए जो बना होता है इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियो नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस बेस। बेस का मतलब है नाइट्रोजीनीकरण है, नाइट्रो, सीधा लिख देता हूं मैं, नाइट्रोजन क्षार लिख देता हूं, लो समझ जाओगे आप, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं इसमें, यानी ये किससे मिलकर मेनली जो बना होता है, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन क्षार भी क्या प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो ये लिख दिया मैंने और एक प्रकार ये लिख दिया, ठीक है। एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन प्रकार का। प्यूरिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा जब प्रीवियस ईयर करवाएंगे तो 101% आपको बताऊंगा भी ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, ठीक है ना। अब तभी तो आपके नंबर कम होते हैं, भी साइंस आती है लेकिन जो पढ़ाएंगे उसमें से नहीं आती, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो एक होता है पिरिमिडिव, प्रीमिडीन, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखना, 2 शब्द आपको हो गए। अब प्यूरिन भी कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एडानिन, मैं कह रहा हूं एडेनोसिन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका गुआनिन, इसी प्रकार से लिखो याद रह जाएगा, ठीक है, गुआनिन। तो ये भी कितने प्रकार का, एडानिन और गुआनिन, हिंदी में लिख लोगे या लिखूं, ठीक है, एडानिन या एडिनोसिन कह देते हैं। और एक होता है गुआनिन, ध्यान से पढ़ो, बोलो जी नया सौदा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन डीएनए के मामले में हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, देखो, जिसका नाम क्या है, एक को बोलते हैं थायमीन, क्या बोलते हैं, थायमीन। और दूसरे को बोलते हैं साइटोसिन, साइटोसिन, यानी थायमीन, साइटोसिन। अभी तक तो क्रिस्टल क्लियर करना, ठीक है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ा होता है, जी हमेशा
डीएनए के मामले में सी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। यानी ए किसके साथ जुड़ा होता है, टी के साथ। और जी हमेशा किसके साथ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है सी के साथ, जीसी जीसी जीसी, एटी जीसी, याद रख लेना, ठीक है। ये जुड़े होते हैं। देखो फिर एक बार क्रिस्टल क्लियर करना है। डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्यूरिन प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन दो प्रकार के आगे एडानिन और गुआनिन। एडानिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ा होता है, यानी थाइमिन किस प्रकार का नाइट्रोजन बेस है, तो पिरिमिडिन, ठीक है ना। और ये साइटोसिन, ठीक है। नया पढ़ने वाला है ना, बेसिक चीजें पढ़ के जाने वाला है, जिसको 2 दिन में सिलेक्शन चाहिए, जिसको 1 दिन में सिलेक्शन चाहिए, 15 दिन में सिलेक्शन चाहिए, तो उसके बस की बात नहीं है, ठीक है ना, उसके बस की बात ये है नहीं। जिसको सिलेक्शन प्यार से और आराम से चाहिए, ठीक है, और सिलेक्शन पक्का चाहिए, 101% चाहिए, वो इन चीज़ों को पढ़ सकता है, बाकी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। फिर वो क्वेश्चन पढ़ लो, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वहां से आ जाएगा। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे आपको ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गई बात क्या, ठीक है, आ जाएगी याद। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा, पेपर देना है तो रखना पड़ेगा। एडानिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, एडानिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। और कौन सा बॉन्ड होता है आगे पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिमाग लगाना नहीं है आपको एक्स्ट्रा। एक बार बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक। अब देखो मैं दोबारा इस चीज़ को समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला पेचीदा है, ठीक है। डीएनए, ठीक है, इसमें क्या है, शुगर है। कौन सी शुगर है, ठीक है ना, शुगर, पेंटोज शुगर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसके अंदर क्या है, बेस है। दोबारा समझा देता हूं 2 बार। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। अलग अलग तरीके से बता देता हूं, चलो। एक होता है प्यूरिन, क्या होता है, प्यूरिन। और एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन कितने प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का, ये भी 2 प्रकार का होता है। डीएनए के मामले में वैसे पिरिमिडिन 3 प्रकार का है, आरएनए डीएनए दोनों को मिलाए तो, यानी एडिनोसिन, ठीक है। और एडिनोसिन के साथ में एक प्रकार का और है, जिसका नाम क्या है, गुआनिन। याद हो जाएगा भैया, अरे साथ में बस बेशरम होना पड़ेगा। इसके साथ क्या जुड़ा था, थाइमिन। क्या जुड़ा था, थाइमिन। और इसके साथ क्या जुड़ा होता है, गुआनिन के साथ है साइटोसिन। क्लियर है, तो ये 2 प्रकार के हैं। याद रखना, इसके साथ ये जुड़ा होता है और इसके साथ ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये बात अगर क्लियर हो गई, मान लो ये बात अगर आपकी क्लियर हो गई, तो इस बात को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, ठीक है ना। एडानिन हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है, डीएनए के मामले में टी के साथ। और ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब ये क्वेश्चन भी आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, याद रखना, हाइड्रोजन है बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लियर है। जी किससे जुड़ा है, बोलो जी, जी जुड़ा हुआ है सी से, ठीक है। ये बॉन्ड दिखाया 3, यानी ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, किससे जुड़ा होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लियर, तो ये हो गया। एक शब्द मैं लिख देता हूं, आरएनए में थाइमीन की जगह
की जगह यूरे यूरेसिल ही होता है ना, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है ना। यानी आर अन्य में थाइमीन के साथ, थाइमीन की जगह, यानी यहाँ पे थाइमीन है ना, वो थाइमीन चला जाएगा और कहाँ क्या आ जाएगा, आरएनए, जब आरएनए का स्ट्रक्चर सेम पढ़ेंगे तो वहां पर थायरीन की जगह यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल के सील नहीं होता, यूरेसिल होता है। ठीक है ना। तो सील होता है, तो वहां पर क्या होता है, तो आरएनए में, आरएनए में क्या होता है, एडा एडिनोसिन के साथ यूरेसिल जुड़ा होता है। बोलो कैसे जुड़ा होता है जी, एक बार बता तो दो। अरे एक बार बता तो दो जी, कैसे जुड़ा होता है जी, हमें तो समझ ही नहीं आया जी। देखो इधर, ये डबल हेलिक्स मॉडल बना दिया मैंने, लो जी। 3D तो नहीं बना पाएंगे आप, हाँ, लेकिन 2D बना लेते हैं। चल, बढ़िया नहीं बना। और पोस्टमार्टम करें इसका, तो मान लो यहाँ 3 डेज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गई तो यहाँ 5 डेज हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ 5 डेज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डेज हो जाएगा। तो इस प्रकार की संरचना है। यानी ये इसमें ए है और यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको टी मिलेगा, यहाँ मिलेगा टी, तो ए टी से जुड़ा होता है इस प्रकार से। ठीक है। डबल बॉन्ड से जुड़ा है जी। एडानीन एडिनोसिन थाइमिन से जुड़ा है जी। अच्छा जी। और इसके अंदर इस प्रकार से यहाँ पर गुआनिन है जी, बोलो जी हाँ, बोलो जी, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है जी, किससे, साइटोसिन से। तो ये साइटोसिन है। इस प्रकार की संरचना आपने देखी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए देखा आपने, बोलो डबल बॉन्ड है जी, टी के साथ है, बोलो जी हाँ। ठीक है, बस साथ में बने रहो। टी जी के साथ क्या जुड़ा है जी, ट्रिपल बॉन्ड से सी जुड़ा है। हो सकता है इधर टी हो, ठीक है ना, डबल बॉन्ड इधर ए हो, फिर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो सकता है सी हो, ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पर जी हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, ए हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा है टी के साथ। यहाँ पर क्या हो, जी हो, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है सी के साथ। तो इस प्रकार की ये संरचना है। ठीक है, इसे बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। और देखो यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है, देखो 3 के सामने क्या 5, यानी ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, 5 डेज पे। तो इसे रिवर्स हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। डबल का मतलब डबल है, ऐसी नहीं है, 3D संरचना है, एक पट्टे की तरह। बेल्ट है, बेल्ट की ऐसी संरचना बनाओ, एक बेल्ट की तरह। ठीक है ना, एक बेल्ट की तरह इस प्रकार की संरचना। देखो ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं है, ये पूरी ऐसे हो जाएगी, एक बेल्ट की तरह। ठीक है, इस प्रकार की एक संरचना, यानी एक बेल्ट की तरह। ठीक है, तो डबल हेलिक्स इस प्रकार की संरचना, लेकिन आप इसको समझने के लिए आसान बनाए, डबल हेलिक्स मॉडल है। क्लियर हुआ। अब अगर बात करें भी, पेंटोस शुगर जो होती है नाइट्रोजन बेस से जुड़ी होती है। अब ये तो शुगर है, पेंटोस शुगर है मान लो। ठीक है, तो वो किस प्रकार से जुड़ी होती है, तो फॉस्फोडी एस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है। चलो छोड़ दो यार, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोयल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोयल कहते हैं, याद रखना, इस भाग को हम कहते हैं कोयल। ये डीएनए की कोयल है जिसके अंदर 10 पेयर पाए जाते हैं, 10 जोड़े पाए जाते हैं। कैसे, ऐसे क्या पाए जाते हैं, 10 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या, एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े, इस प्रकार से 10 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, और एक जोड़ा जो होता है ना, एक जोड़े की जो दूरी होती है तो वो एंगस्ट्राम होते हैं, 3.4 एंगस्ट्राम। अगर एक कोयल में 10 जोड़े, तो एक कोयल जो होती है वो कितनी लंबी होती है, तो आप कहोगे 3 गुणा में 10, यानी आप कहोगे 34 एंगस्ट्राम लंबी होती है। और इस प्रकार से मतलब 6.6 गुणा में 10 की 9 गुणा पूरे एक क्या होती है, इसमें कोयलें पाई जाती है। एक डीएनए में कोयले पाए जाते हैं। और टोटल लंबाई एक सेल के अंदर डीएनए की जो होती है, डीएनए ने की एक सेल में लंबाई, एक
कोशिका में ये याद रख लेना, में लंबाई 2.2 मीटर होती है, यानी 2.2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है जी एक कोशिका में। यस, आपने सही सुना है, यानी एक कोशिका में 2.25 मीटर लंबा डीएनए होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपा ने पढ़ा भी एक पेड़ जो होता है उसको 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कोयल होती है उसमें 10 पेड़ होते हैं, यानी 34 एंगस्ट्रॉम होता है। 6.6 10 की गुणा 9 क्या होती हैं, इसमें कोयलें पाई जाती है। तो उसको टोटल इसको 34 को गुणा करोगे तो मामला आ जाएगा 2.2 मीटर। मजा आया क्या? ठीक है, तो आ जाएगा, बस ये इतना पढ़ लेना आप, बहुत है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है एक बार फिर रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ये भूल जाते हो। वाटसन एवं क्रिक क्रोमोसोम धागेनुमा एक संरचना है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। रिवर्स डबल हेलिक्स मॉडल लिख दे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, डीएनए कोडित हरगोविंद खुराना ने किया था। डीएनए को क्रिस्टलाइजेशन जो किया था, यानी एक्सरे से उसका क्रिस्टोग्राफी की थी, एक्सरे से उसको पहचाना था, तो वो कौन से थे? विल्किंस थे। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, पता चल गया, डीएनए को कहा जाता है। जीव की सभी जानकारी होती है, बलात्कारी और क्रिमिनल जो होते हैं उनका पता लगाने के लिए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिक गुणों को आपकी अगली पीढ़ी में लेके जाता है, ठीक है ना। पिता का पता न लगाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए टेस्ट किया जाता है। समझो और सुनो और लिखो। डीएनए में डिऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है। डीएनए में 2 पेंटोस शुगर पाई जाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रकार की एक संरचना है जिसमें डीएनए और नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर से मिलकर बना होता है। पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन है तो इसे पेंटोस शुगर बोलते हैं। और इस पेंटोस शुगर के एक कार्बन की, इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसको डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, यानी राइबोज, डिऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है, लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है, डिऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की कमी। नाइट्रोजन क्षार है, 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। पिरिमिडिन और प्यूरिन, प्यूरिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एडिनोसिन और ग्वानिन, थाइमिन। और ये एडानिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। किस मामले में? डीएनए मामले में। ए और टी यानी एडानिन और थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड पाया जाता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर क्लियर होगी सारी बात। अगर आरएनए की बात करते हैं आप, बीच में अब आरएनए की बात करते हैं तो वहां पर थाइमीन की जगह, देखो थाइमीन जो है उसकी जगह, बाकी सारे तीनों सेम है, बाकी सेम है। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता? तो वो 3 ऑप्शन तो ये दे ही देगा, चौथा ऑप्शन नहीं वाला दे देगा, तो यहाँ पे यूरेसिल उठा के दे देगा, तो हमारा हो जाएगा भाई डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं पाया जाता। इस बात को आप लिखो तो लिख सकते हो, न लिखो तो कोई ज़रूरी नहीं। बाकी ये चीज़ें भी आप इम्पोर्टेंट आपके लिए, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करें डीएनए की। अगर जंतु कोशिका की बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं, तो जंतु कोशिका में 2 प्रकार का डीएनए पाया जाता है। जंतु कोशिका में 2 प्रकार का डीएनए पाया जाता है। बोले अच्छा, एक होता है मुख्य डीएनए, मेन डीएनए, मुख्य डीएनए। तो मुख्य डीएनए याद रखना केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक या गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। पूछेगा, पक्का पूछा है, पूछा हुआ है, ठीक है ना। जंतु कोशिका के अंदर मुख्य डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एक पाया जाता है जंतु कोशिका में वृत्तीय डीएनए यानी सर्कुलर डीएनए। तो वृत्तीय डीएनए कहाँ पाया जाता है? बोलो जी, आपने थोड़ी दिन कल की क्लास में ही पढ़ाया था, माइटोकॉन्ड्रिया। एक एक चीज को अलग अलग करके समझाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पादप कोशिका की बात करें हम। पादप कोशिका, प्लांट सेल का जब डिस्कस करते हैं तब हम कहते हैं एक तो क्या होता है जी, मेन डीएनए होता है, मुख्य डीएनए होता है, मुख्य डीएनए। तो मुख्य डीएनए तो कहाँ पाएगा? केंद्रक में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केंद्रक में ही मिलेगा। ठीक है, मुख्य डीएनए है केंद्रक, केंद्रक का डीएनए मुख्य डीएनए कहलाता है। ठीक है, दूसरा आ गया वृत्तीय डीएनए। ठीक है, तो वृत्तीय डीएनए कहाँ मिलता है? तो आप कहोगे जी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा एक तो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को इतना लिख के छोड़ देता हूं मैं। और एक लवक के अंदर,
द्वितीय डीएनए। आपसे पूछा जाता है कौन से कोशिकांग है जिनका अपना खुद का डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, क्योंकि लवक किसमें नहीं होता, जंतु कोशिका में। अब आता है एक जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया सेल या जीवाणु कोशिका में, ठीक है। तो यहां पर पाया जाता है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। कौन सा भी? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ठीक है। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जीवाणु के अंदर। क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। और इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए वाली संरचना को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। याद हो तो ये बाकी पढ़ा देंगे। प्लाज्मिड जो इसका क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। तो आपसे पूछे एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है? जीवाणु के अंदर पाया जाता है। और जीवाणु के अंदर उस भाग को क्या कहते हैं जहां एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इकट्ठा होता है, तो उस भाग को प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। हो जाएगा, हो जाएगी लाइफ झिंगा लाला। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? समझ में आया? बातें तो समझने वाली है, सोचने वाले है। जितना आए उतना कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन आपका करवाएंगे पूरा। अब बात जब आती है आरएनए की, क्या आती है? आरएनए। बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। खोज किसने की थी? तो आपका आंसर रहता है, बोलो जी झिंगा लाला हो जाएगा। तो एक तो वाटसन भाई साहब थे, ठीक है ना, वह। और एक आ गए अर्ग। तो वाटसन एवं अर्ग ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। वाटसन एवं क्रिक ने किसकी थी? डीएनए। वाटसन एवं अर्ग ने किसकी की थी? आरएनए की, ठीक है। आरएनए में क्या पाया जाता है? तो राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर? राइबोस, ठीक है। यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। बहुत बार क्वेश्चन आया है तो आप गलत कर देते हो। अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। कौन सा नहीं होता? अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। इसका निर्माण डीएनए द्वारा किया जाता है। डीएनए द्वारा किया जाता है। यह कोशिका द्रव्य व केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य व केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है, या कोशिका द्रव्य केंद्रक में पाया जाता है। तो आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रक में। और केंद्रक में जहां इसका निर्माण होता है, केंद्रक में जहां आरएनए का निर्माण होता है, का निर्माण होता है उस स्थान को केंद्रिका कहा जाता है। उस स्थान को केंद्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे केंद्रिका कहा जाता है। यानी खोज किसने की? वाटसन एवं वर्ग ने। इसके अंदर शुगर कौन सी? राइबोज शुगर पाई जाती है। यह अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है ना। ये इसका निर्माण क्या है? डीएनए द्वारा होता है। यानी आरएनए का निर्माण कौन करेगा? डीएनए के द्वारा होता है। यह कोशिका के द्वारा द्रव्य के केंद्रक में पाया, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक जहां आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो उस स्थान को केंद्रिका कहा जाता है। इसमें इसमें एक पेंटोज शुगर पाई जाती है। पेंटोज शुगर पाई जाती है, ठीक है ना। ये मान लो ये कंटेंट जो तैयार हो रहा है ये मास्टर के लिए हो रहा है। कोई भी मास्टर जो इसको देख के पढ़ा लेगा आराम से 101%, क्योंकि मास्टर को समझने में टाइम नहीं लगता। आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन टीचर जब इसको पढ़ेगा तो समझाने में और समझने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाया था, और जिसके अंदर से बहुत लंबी बायोलॉजी की क्लासें मैंने दी थी कोरोना टाइम के अंदर, फिर मैंने उसको गायब ही कर दिया, ठीक है। हो जाएगा, क्लियर है?
और इसका मुख्य कार्य देखो यहाँ पर लिख लो, मुख्य कार्य इसका यहाँ पे लिखो, मुख्य कार्य क्या है आरएनए का, मुख्य कार्य, कार्य तो और भी करेगा लेकिन मुख्य कार्य है, ठीक है ना। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। और ये किस प्रकार का है, ये सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। क्या होता है, सिंगल है, वो डबल था, ये सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। क्या होता है, ये सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है ना। डबल हेलिक्स नहीं है, सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। क्लियर है, अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, वाटसन ने खोज की थी, ये पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना, यानी प्रोटीन का निर्माण ये नहीं करता है डायरेक्ट, ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, ये आपके जो क्या है राइबोसोम, राइबोसोम का निर्माण करता है। देखो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम, तो ये किसका निर्माण करता है, राइबोसोम, ठीक है। तो देखो तीनों तीनों चीजें पढ़ते हैं, फिर आप एक चीज नहीं पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हम बाय बाय कह देंगे। मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कंटेंट 1 नंबर का मिल जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। मेहनत बहुत की गई है भैया, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जहां से भी डाटा मिला हर बुक से उठा लिया, आपको बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर साथ साथ में ये चीजें पढ़े तो, ठीक है। इतनी बुकें पढ़ी है मेरे पास साइंस की, इतनी 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 से ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ तो छोड़ दी जिसके अंदर कोई मतलब नहीं था, ठीक है। नई चीज़ें हमेशा पढ़ते रहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी, एक होता है आर आर एन ए, एक होता है टी आर एन ए, एक एम आर एन ए, एक होता है आर आर एन ए। आर से बना राइबोजोमल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोजोमल आर एन ए, ठीक है ना। यानी ये आरएनए करता क्या है, आरएनए ही है राइबोसोम का निर्माण करता है, ये राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या था, सबसे छोटा कौन इस कोशिका, यूनिवर्सल कोशिका जो प्रोटीन का निर्माण करता था, तो ये राइबोसोम का निर्माण करता है। आपको पता भी है राइबोसोम के अंदर क्या मिलता है, बोलो जी, राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन, कौन सा, स्टोन प्रोटीन मिलता है। तो ये आरएनए वही आरएनए है, ध्यान से देखो इसको, आरएनए, आर आर आरएनए, यानी ये सिर्फ और सिर्फ किसका निर्माण करेगा, राइबोसोम का निर्माण करेगा, और राइबोसोम आगे प्रोटीन का निर्माण करेगा। अच्छा जी, ठीक है। अब एक आता है एम आर एन ए, बोलो जी, अच्छा छोटा लिख लेना, एम आर एन ए यानी मैसेंजर आर एन ए, आर एन ए, ठीक है ना। यानी यह मैसेज पहुंचाने का काम करता है, यानी सूचनाओं को इधर उधर पहुंचाने का काम करता है, सूचनाओं को इधर उधर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। एक आता है आपका टी आर एन ए, टी का मतलब ट्रांसफर आर एन ए, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ ट्रांसफर आर एन ए, बोलो जी, अच्छा ट्रांसफर क्या करता है, यह अमीनो अम्ल को, अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास लेके जाता है, राइबोसोम के पास स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो टी आर एन ए यानी 3 प्रकार के हैं, सारे के सारे एक ही चीज़ में, ज़्यादातर प्रोटीन की सूचनाएं इधर उधर लेके जाना, और प्रोटीन को मतलब प्रोटीन का निर्माण करने के लिए एक साइट तैयार करना, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम, आरएनए 3 प्रकार के हैं, डीएनए के द्वारा इनका निर्माण होता है, डीएनए के द्वारा क्या होता है, इसका एक निर्माण होता है। यानी आर आरएनए क्या करेगा, राइबोसोम का निर्माण करेगा, जो प्रोटीन का आगे निर्माण करेगा, ठीक है ना। आर आरएनए क्या करेगा, जैसे मैं बताता हूँ, देखो डीएनए है, डीएनए से क्या बना, आर आरएनए बना, क्या बना, आर आरएनए बना, आर एन ए से क्या बना, राइबोसोम बना, क्या बना, राइबोसोम बना। और राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन बना, तो यानी डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या है, राइबोसोम बनता है, राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन। तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करके प्रोटीन का निर्माण करने में आरएनए की मुख्य भूमिका रहती है। किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना, ये आरएनए ही किसको बताता है, राइबोसोम को बताता है, ठीक है। क्या बताया गया है, कवि ने बताया, डीएनए
से क्या बनता है, आर आरएनए बनेगा मान लो, ठीक है। आर आरएनए ही क्या बनाएगा, राइबोसोम का निर्माण करेगा। राइबोसोम के द्वारा किसका निर्माण होगा, बोलो जी प्रोटीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, तो समझ में आने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चैनल आपका प्यारा चैनल जिसको हम साइंस गुरु बलवंत के नाम से जानते हैं, चैनल है, प्यारा चैनल है आपका, ठीक है ना। हो जाएगी बात क्लियर। टीआरएनए का ट्रांसफर का मतलब अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो ट्रांसफर आरएनए हो गया। और सूचनाओं को यानी कौन से प्रोटीन का निर्माण करना, ये सूचना राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं, मैसेज पहुंचाएगा। आरएनए, आर का मतलब राइबोसोम का निर्माण करेगा, राइबोसोम का निर्माण करना। दूसरी बात अगर इंपॉर्टेंट है तो मुख्य कार्य इसका क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तीसरी बात इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, ये इसका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और किसने खोज की थी, वाटसन एवं अर्गनेस की खोज की थी, ठीक है। वाटसन एवं अर्गनेस की क्या की थी, खोज की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये आरएनए हो गया आपका, ये एमआरएनए हो गया आपका, टीआरएनए हो गया आपका, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, होगी तो फिर आपको आगे पेपर में हो जाएगी। क्लियर है। अब कुछ आपका थोड़ा सा 5 मिनट और लेता हूँ मैं, क्रिस्टल क्लियर करता हूँ, जो आपसे बातें पूछी ही जाती है, ठीक है। आरएनए डीएनए हो गया बस, ठीक है। आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र, डीएनए और जीन है, अनुवांशिक पदार्थ देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, और सेल का खात्मा हो गया, जो आपको अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक के अंदर पढ़ेंगे वैसे यहाँ पर। अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होता है, गुणसूत्र, क्या होता है, गुणसूत्र को माना जाता है, डीएनए को माना जाता है, और आपके जीन को माना जाता है, ठीक है। और जीन को अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, ठीक है। और जीन जो होता है डीएनए का एक छोटा हिस्सा होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। और ये भी प्रोटीन के लिए कोड करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है जीन भी, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ इन्हें कहा जाता है। याद रखो ये आपका, जैसे मैं छोटा सा एक बना के बता देता हूँ आपको, मोटा मोटा बताऊंगा, ज़्यादा मोटा मोटा बता देंगे। ये क्या है, गुणसूत्र है, और बीच में जहाँ से जुड़ा होता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके अंदर आपको एक संरचना नजर आएगी, एक संरचना नजर आएगी इस प्रकार की, ठीक है ना, इस प्रकार की एक संरचना नजर आएगी। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो, ये क्या है, बस छोड़ दो, मतलब एक भाग है, इसको पूरे को क्रोमोसोम कहते हैं, और एक लड़ी को क्रोमेटिड कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी छोटी बच्ची है क्रोमेटिड, ठीक है ना। और ये क्रोमोसोम के अंदर ये धागेनुमा संरचना नजर आ रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है। पूरे पूरे भाग को धागेनुमा संरचना है डीएनए। वो डीएनए के छोटे छोटे भाग है, मान लो ऐसे है, ऐसे है मान लो, तो ये छोटे छोटे भाग है ना, ये छोटे छोटे भाग, इनको ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। समझ में आई बात क्या, भाई पूरा भाग है इसके अंदर क्या है, और ये बचा हुआ भाग क्या होता है, इसका स्टोन प्रोटीन होता है, क्या होता है, स्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, टेलोमियर क्या होता है, फलाना दिगड़ा, बहुत सारे वहाँ पर पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, हमारा काम है सेंट्रोमियर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे 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 मुड़ी हुई संरचना भी, बातें जाने दो, क्लियर हुआ। यानी मेन मुद्दा यहाँ पर समझाने का क्या था भी, क्रोमेटिन का भाग डीएनए है, और डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन है, और जीन क्या करता है, आगे कोड करता है प्रोटीन के लिए, और जैसा जीन कोड करेगा डीएनए वैसा ही आरएनए का निर्माण करेगा, और आरएनए जैसा निर्माण होगा वैसे आगे प्रोटीन का निर्माण होगा, क्लियर है, ठीक है। तो डीएनए द्वारा किसका निर्माण होता है,
आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का। यानी डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण, डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्लियर हुआ। इसकी उल्टी प्रोसेस है, आरएनए भी किसका, डीएनए का निर्माण कर सकता है। यस बॉस। तो यानी क्या कर सकता है, डीएनए का निर्माण कर सकता है। तो उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स यानी उल्टा हो गया भाई, पहले ट्रांसक्रिप्शन सा मामला उल्टा हो गया, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं ट्रांसक्रिप्शन। यानी आरएनए द्वारा डीएनए का निर्माण हो रहा है जी, बोलो जी हाँ जी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए द्वारा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, डीएनए द्वारा ही डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए द्वारा डीएनए का निर्माण करना कहलाता है रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। हिंदी में नहीं याद करना है, इनको इंग्लिश में याद करना है। रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी डीएनए ही डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए द्वारा जब डीएनए का निर्माण होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं रे, रेप्लिकेशन कहते हैं। आरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण, आरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। यानी आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो आरएनए द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, प्रोटीन द्वारा आरएनए का निर्माण जब होता है, प्रोटीन के द्वारा जब क्या बनता है, आरएनए बनता है, तो उल्टा लिख दो रिवर्स ट्रांसलेशन। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसलेशन। एक जगह सब कुछ, यानी प्रोटीन द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, आरएनए का निर्माण हो रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी डीएनए द्वारा डीएनए जब बने, डीएनए आरएनए प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए बने, उल्टा सीधा ही है। चलो यहाँ लिखा देता हूँ। आप डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। डीएनए याद करना है तो लिख लो, से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए किसका निर्माण करता है, बोलो जी प्रोटीन का। अरे बोलो जी, थूक सूख गया जी आज तो है। ये लो जी। ठीक है, डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण कराता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए द्वारा डीएनए का निर्माण कराता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए द्वारा डीएनए का निर्माण कहलाता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। डीएनए द्वारा डीएनए का निर्माण। ठीक है, आरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण कराता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये रगड़ के मार देंगे। और प्रोटीन के द्वारा आरएनए का निर्माण कहलाता है रिवर्स ट्रांसलेशन। अब इतना आसान तो कौन बनाएगा भैया, ठीक है, इतना आसान कौन बनाएगा। तो याद रख लेना भैया, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, प्रोटीन से आरएनए रिवर्स ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब डुप्लीकेशन हो गया। इसका एक आपके जैसी संरचना इसने बना ली है। कहाँ पढ़ेंगे, अनुवांशिकी के अंदर पढ़ लेंगे, अनुवांशिकी के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये मामला है आपका। ठीक है, तो आपका सेल जो है वो खत्म हुआ। थैंक्स एवरीवन। और आप वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ताकि आपके सगे संबंधी फ्रेंड दोस्त हैं वो सारे के सारे इससे रूबरू हो सके अच्छे कंटेंट से। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें।
अगर आपको लगता है भी इस कंटेंट से हमें सफलता मिल सकती है तो, और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के आए हैं फिर तो आपके लाइफ झिंगा लाला हो गई है, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन आते हैं और ये करवाए जाते नहीं हैं। तो अब हो गया आपका, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे और जल्द से जल्द आपको सफलता मिले। तो जय हिंद, जय भारत।